हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, ये सब हम लोग इस स्लॉट में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बेसिक चीज है इनके लिए थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स पहले। होप सो आपका, अगर हम बात करें आरआरबी सीबीटी वन, या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुणाल, गुड मॉर्निंग। होप सो कि आपका सीबीटी वन बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, सीबीटी वन में चांसेस होंगे, और अगर मान लो किसी कारणवश आपको लग रहा है कि नहीं सीबीटी वन मेरा थोड़ा सा रह रहा है पीछे, ठीक है, तब भी कोई बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि इस साल अगर हम बात करें 2025 जो अपकमिंग है ईयर, उसमें वैकेंसीज काफी हैं। ठीक है, और आरआरबी ने ही अपना नोटिफिकेशन दे रखा है कि भाई हम फिर से सितंबर अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये डे वन सेमेस्टर का एग्जाम तो है नहीं कि रात में पढ़े और सुबह जाके एग्जाम दे के आ गए। ये नहीं है सीन, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो बहुत ईमानदारी से देखना है। अगर जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन देना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है उनके लिए भी थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं मैकेनिकल में सीट कम है, नो डाउट कम है, मान लिया, लेकिन है तो ठीक है। अगर अपना थर्मल और एफएम अच्छा है तो एसएससी अपना कहीं नहीं गया है। ठीक है ना, एसएससी अपना कहीं साइड नहीं हुआ है। तो बिल्कुल आपको इन सब चीजों को ध्यान में रख के अब तैयारी पे लगना है। ठीक है ना, इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान में रख के अच्छे से, और इसके बाद फिर आपको तैयारी में लगना है। ये चीज बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। वैकेंसी क्या होगी, कैसी होगी, ये सब सेकेंडरी चीज है अंकित। ठीक है, आज के टाइम में सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग सबसे पहले पूरा बाउंड्री बना लेते हैं कि इतनी वैकेंसी होगी तो इतने घंटे पढ़ेंगे, ये छोड़ो। ठीक है, एक बार अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लो। जानते हो 20,000 वैकेंसी भी निकलेगी ना कोर मैकेनिकल की, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी चांसेस हैं। और हो सकता है कि 50 वैकेंसी भी आए तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए क्या है कि आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो बराबर वे में, मींस मींस बैलेंस्ड वे में तैयार होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे लगे रहने चाहिए। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे लगे रहने चाहिए। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका जवाब ऑब्वियस सी बात है कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना थोड़ा सा टफ पड़ता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन हमने नहीं, सबने छोड़ दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ ऐसी कारण रही होगी, सिंपल सी बात ये चीज है कि सिर्फ हमने नहीं, सबने छोड़ दिया है। ठीक है, अगर मेरी पर्टिकुलर पर्सनल बातें होती तो वो पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं जिनके कारण से अब सब जो है वो इजी प्रैप पे ही है। ठीक है, बात बाकी इससे क्या मतलब है, कौन क्या छोड़ दिया, कहां है, दैट इज डिफरेंट। आपको बेस्ट क्वालिटी से मतलब है जिसके लिए इजी प्रैप कमिटेड है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट ऑल 25 से 28 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 25 से 28 घंटे में हम लोग कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कवर कर लेंगे। और इसके बाद आपसे थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन, बेसिक थर्मो से क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये जो 25 से 28 घंटे अगर आप क्लास में स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये भी कंफर्म बात है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लासेस अभी जो है बेसिक, हम आपको यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास लेके आए हैं। ये क्लास जो है वो बेसिकली ऐप पे रेगुलर रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐप पे रेगुलर रहेगी ये क्लास। ठीक है, और अभी जो फिलहाल है वो कुछ क्लासेस यूट्यूब पे रहेंगे जो कि आप देख सकते हैं, जो बेसिक क्लासेस है। ठीक है, जो ABCD सीखना होता है बेसिक थर्मो का, वो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, डेली की बात अलग है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट चलते रहेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे इंडस्ट्रियल चल रहा है, कुछ प्रोडक्शन चलेंगे, कुछ थर्मो चलेंगे, लेकिन 100% जो है वो ऐप पे क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। क्लियर? तो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लें ऐप। ठीक है, इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड कर ले। अब हम झूठा कमिटमेंट आपको करते नहीं रेगुलर पढ़ाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जो संभव नहीं है वो उस बातें नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन जो भी कंटेंट देंगे आपको वो द बेस्ट कंटेंट देंगे, इसके लिए कमिटमेंट। चलिए स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट द क्लास? अब अपने पास में बहुत बहुत लिमिटेड टाइम है, बिल्कुल ध्यान रखना है। CBT 2 की बात करें तो आपको आपके बहुत सारे कोर्सेज हो भी चुके हैं। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे FM कंप्लीट हो चुका है, मैकेनिक्स कंप्लीट हो चुका है,
प्रोडक्शन 50% ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो चुका है, इंडस्ट्रियल रनिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो चुका है। तो मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं अभी, जैसे प्रोडक्शन से क्वेश्चंस खूब पूछे जाएंगे। ऐप पर लाइव नहीं दिखा रहा है अभी, आज का क्लास यूट्यूब पे है, इसी कारण से ऐप पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। ये क्लास आपके कंटेंट में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्लास आपके कंटेंट में ऐड हो जाएगा। और क्लासेस लाइव जब यूट्यूब बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है ऐप पे लाइव रहेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अब, ठीक है। आपको पता है ना कि मुझे अननेसेसरी बहुत ज्यादा दाएं बाएं बात करना पसंद आता नहीं है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ अगर हम बात करें किसके लिए, आरआरबी के लिए, तो हीट ट्रांसफर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्मोडायनेमिक्स का ही एडवांस वर्जन है हीट ट्रांसफर। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं उष्मा गतिकी। हिंदी इंग्लिश कंबाइंड लेके चलेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब 100% हिंदी बोलिएगा, शुद्ध हिंदी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल कंबाइंड लेके चलेंगे, उसके लिए आप निश्चित रहिए, ठीक है। इसे हम कहते हैं उष्मा गतिकी, ठीक है। इट इज नोन एज उष्मा गतिकी, ध्यान रखिएगा। उष्मा गतिकी, ठीक है ना। तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं, क्या है थर्मोडायनेमिक्स। अगर किसी ने बोला कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जब आप जनरल साइंस पढ़े होंगे तब भी हमने थर्मोडायनेमिक्स वर्ड यूज किया होगा, कुछ याद है। जब आपने जनरल साइंस पढ़ा होगा, और ऑब्वियस सी बात है मैंने ही पढ़ाया था आपको फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स में मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज किया था थर्मोडायनेमिक्स, एक छोटा सा वर्ड यूज किया था फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, क्योंकि वहां पे इंट्रोडक्शन था, छोटे छोटे चीजें पढ़नी थी। लेकिन ये सब जो है वो साइंस का एक पार्ट है। तो कोई पूछ दे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, तो आप कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। ये साइंस का एक छोटा सा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम हीट, वर्क एंड एनर्जी की स्टडी करते हैं, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ हीट, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है ना, हीट, वर्क एंड एनर्जी। क्लियर सी बात है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक ब्रांच है साइंस का जो कि आपका हीट, वर्क एंड एनर्जी से डील करता है, समझिएगा ध्यान से। और हम ये सीखते हैं कि हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सर निम्बस ने क्यों निकाल दिया, आपको ज्यादा पैसा लेते थे ना इसी कारण से, ठीक है, पैसे ज्यादा लेते थे इसी कारण से, 20-25 हजार में काम करते नहीं थे हम लोग, ठीक है, तो इसी कारण से निकाल दिया, ठीक है। खुश, शुभम, चलो जल्दी बताओ, हैप्पी। तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कारण बता दिया ना, सबसे बड़ी कारण, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए फैकल्टी को देना बहुत टफ काम था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कारण से। अब 20-25 हजार वाले फैकल्टी हम लोग तो है नहीं कि 20-25 हजार में पढ़ा दें, तो इसी कारण से, ठीक है। चलो खुश, चलो कोई बात नहीं, इसके इसके भी मन में थोड़ा सा था कि सर थोड़ा सा जवाब दे, तो हमने दे दिया, बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे यूजफुल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसमें हम सीखेंगे कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे यूजफुल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर सी बात है, ठीक है। जैसे कि हीट है लो ग्रेड एनर्जी, अभी तक लोगों को नहीं पता था, ठीक है। वर्क है हाई ग्रेड एनर्जी, तो लो ग्रेड एनर्जी से हम हाई ग्रेड एनर्जी कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्म है, मान लो हम खाना खाते हैं तो हम केमिकल एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी हमारे पास आती है। उस केमिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में, मतलब यूजफुल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, ये थर्मोडायनेमिक्स से ही हम सीखते हैं। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और इसके बाद की अगर हम बात करेंगे कि हीट ट्रांसफर एक सब्जेक्ट आपको बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है।
तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। तो हीट ट्रांसफर बताएगा कितने टाइम में हीट ट्रांसफर होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के साथ डील करेगा हीट ट्रांसफर। ठीक है ना। चलो देखो यहां पे अब, तो सबसे पहले लिख दे एक लाइन, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। चलिए छोड़िए, अपना काम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अपने पास में बहुत काम है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस branch of science which deals with heat, work and energy। ठीक है ना, हीट, वर्क एंड एनर्जी। लिखने वाला काम जो है वो आप हिंदी में भी करते जाइएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बोला कि विज्ञान की वह शाखा जो हीट, वर्क, ऊष्मा, कार्य तथा ऊर्जा के साथ डील करती है। ठीक है ना, हीट, वर्क एंड एनर्जी। एंड वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट, we learned how to convert one form of energy, how to convert one form of energy into another useful form, ठीक है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करें, हम ये सीखते हैं इस ब्रांच में। ठीक है, इस ब्रांच में ये आपसे कोई डिफिनीशन नहीं पूछने जाएगा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन जब सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया होनी चाहिए, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बारे में आपको बेसिक आइडिया होनी चाहिए, जो कि हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसमें बेसिक कंसेप्ट्स की, बहुत आराम से देखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट्स, ये आपका पहला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का अगर कोई पूछे मुझसे कि पहला चैप्टर कौन सा है, तो यही है आपका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इज द फर्स्ट चैप्टर। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं। देखो यहां पे तीन चीज है, ठीक है ना, देखो ध्यान से, तीन बेसिक चीज हैं, एक है सिस्टम, एक है सराउंडिंग और एक है बाउंड्री। देखो एक्चुअली क्या है, तपेश कुमार, हमने इस पे बाकायदे सेशन ले रखा है, ठीक है, आप एक बार सेशन देखिएगा तो आपको क्लियर अंदाजा मिलेगा। हम आपको जबरदस्ती कुछ भी बता दें, पर्टिकुलरली मैं बिना एनालिसिस के, तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। इस पे ऑलरेडी लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देखिएगा तो पड़ा हुआ है, लाइव विनय सर ने क्लासेस लिए भी थे और बताया भी था, ठीक है, काफी एनालिसिस करके। तो एक बार उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जानकारी मिलेगी, ठीक है। अननेसेसरली आप यहां पूछिएगा, मैं बोल दूंगा हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, तो ये झूठा मोटिवेशन या झूठा डिमोटिवेशन से क्या मतलब बनता है, क्लियर। तो बिल्कुल यहां पे आप एक बार देखिए और पढ़ाई कीजिए, और उसके लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ है जो कि आप बड़े आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हमारा हेल्पलाइन नंबर है आपके पास में, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। देखो अब यहां पे बेसिक कंसेप्ट्स की बात हमने कहा क्या कि ये एक रीजन है, सुनो यहां पे लिखते हैं, ये एक रीजन है जहां आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये एक रीजन जहां हम स्टडी करें। जैसे मान लो सपोज इस बॉटल में पानी भरा हुआ है, हम इस पानी को एनालिसिस कर रहे हैं कि ये पानी
पीने योग्य है या नहीं, इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सिस्टम। इसे क्या कहेंगे हम? सिस्टम। सिस्टम जो है वो कोई रीजन, कोई क्षेत्र हो सकता है, ठीक है, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो कहा गया क्या कि इट इज द रीजन। सिस्टम की अगर बात करेंगे तो सिस्टम इज द रीजन और मैटर। सिस्टम इज द रीजन और मैटर वेयर वी आर कंसंट्रेटिंग और वी आर फोकसिंग आवर स्टडी। ठीक है, किसी स्पेस में वो क्षेत्र या वो पदार्थ हम जिसका अध्ययन करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। हां बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। बुक्स कोई भी आप पढ़ो, पीके नाग पढ़ लो, ठीक है, आरएस खुरमी पढ़ लो, सारे बुक्स अच्छे हैं, काफी अच्छे बुक हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो वही सब बुक्स फॉलो करते थे। एंजल्स तो बाद में पढ़ना स्टार्ट किए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी स्टेज में बहुत अच्छी किताब है। चलिए अब देखिए ध्यान से, तो आप कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला हम देखेंगे सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज सिस्टम, हम इसकी बात करते हैं। सिस्टम क्या है? तो सिस्टम किसी स्पेस में वो रीजन या वो मैटर है जिसपे हम अपना स्टडी फोकस करते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं इट इज रीजन। रीजन को कहते हैं क्षेत्र। इट इज रीजन और मैटर, ठीक है। मैटर को कहते हैं पदार्थ या द्रव्य, ठीक है। इट इज द रीजन और मैटर वेयर वी आर फोकसिंग आवर स्टडी, ठीक है। जहां हम अपना स्टडी, अध्ययन केंद्रित करते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम। क्लियर? तो ये है सिस्टम। ये जो आपको दिख रहा है ये है सिस्टम। क्या सर सिस्टम हमेशा फिक्स होता है? हमने कहा नहीं। सिस्टम जो है वो पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, कंडीशन टू कंडीशन चेंज कर सकता है। समझिएगा ध्यान से। जैसे अभी हम बात करें तो अभी आपका सिस्टम आपका मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन होगा जहां पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। समझ में आया बात कि नहीं? अभी आपका सिस्टम आपका मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन होगा जहां पे आप अपना लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपका सिस्टम चेंज कर जाए, ठीक है ना। आपका सिस्टम जो है वो चेंज कर जाए। रीजन एंड स्पेस अपॉन विच, ठीक है, अटेंशन इज कंसंट्रेटेड, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात, आप एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज यूज करिए कि कोई भी, ये मान लो पेन है, इस पेन को हम देख रहे हैं कि इस पेन की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये पेन लिख किस कलर में सकता है, इस पेन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये पेन मेरा सिस्टम है। एक्सटर्नल टू द सिस्टम ऑल द थिंग्स आर नोन एज सराउंडिंग, ठीक है। सिस्टम के अलावा जो भी चीज है, अभी अगर आप लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठे हुए हैं तो वो सिस्टम, उसके बगल में जो कंबल रखा हुआ होगा वो आपका सराउंडिंग है, ठीक है ना। वो क्या है? सराउंडिंग है। एक्सटर्नल टू द सिस्टम ऑल द थिंग्स आर नोन एज सराउंडिंग, ठीक है। एक्सटर्नल टू द सिस्टम ऑल द थिंग्स आर नोन एज सराउंडिंग, ठीक है ना। ये सब क्या है? आपका सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? सिस्टम के अलावा सभी चीजें, सभी क्षेत्र क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। तो हम सराउंडिंग लिख दें यहां पे। अब हम यहां पे बात कर लें एक बार सराउंडिंग की। तो सेकंड पॉइंट है आपका सराउंडिंग। सराउंडिंग external to the system, external to the system
एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम के अलावा ऑल द थिंग्स और रीजन are called surrounding. सराउंडिंग, ठीक है ना। सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं वो सब सराउंडिंग कहलाती है, ठीक है ना। तपेश आगे आगे कूदोगे तो दांत टूट जाएगा, ठीक है। साथ साथ रहो, जो आता है वो बैलेंस करके अपने अंदर रखो, एक गंभीर बच्चे वाला लक्षण दिखाओ, ठीक है, उछल कूद वाला नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्लासेस जो है वो इसी स्पीड में, इसी पेस में चलेगी, बहुत तेज भगाएंगे नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट क्रैश कोर्स, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके सीबीटी 2 के लिए नहीं, और भी एग्जामिनेशन में आपके काम आने वाले हैं। सिर्फ सीबीटी 2 की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तुरंत तुरंत खींच पढ़ाते चले जाते हैं, सीबीटी 2 का एग्जाम है, सीबीटी 2 का एग्जाम है, सीबीटी 2 का एग्जाम है। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है, तो आराम से सब कुछ बताएंगे। जहां पूछते हैं वहां जवाब देते रहिए, तो क्लास इंटरैक्टिव बनेगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। जहां ना पूछे वहां देने की जवाब जरूरत भी नहीं है। हमने कहा सिस्टम समझ में आ गया होगा, वो रीजन या वो क्षेत्र जहां पर स्टडी फोकस करते हैं। सिस्टम के अलावा जो भी चीजें हैं वो सब सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करने वाला है उसे हम कहते हैं बाउंड्री, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करने वाला होता है उसे हम कहते हैं बाउंड्री। ध्यान रखिएगा, दैट इज नेम्ड एज बाउंड्री। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसे हम कहेंगे बाउंड्री। तो आप कह सकते हैं व्हाट इज बाउंड्री, कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला बाउंड्री कहलाता है। अब क्वेश्चन यहीं से उठता है, यहां तक आपको हर एक जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो अगला उठेगा वो यहीं से उठेगा कि सर ये जो बाउंड्री, पहले लिख देते हैं एक बार, ठीक है, फिर बात करेंगे आगे। थर्ड है आपका बाउंड्री। थर्ड है आपका बाउंड्री। क्वेश्चन क्या उठता पता, पहले लिख दें, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग is called boundary. The separation between system and surrounding is called boundary. ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से यहां पे कि अगर हम बात करें कि अगर हम ये बाउंड्री की बात करते हैं तो पूछा गया ये कि सर ये बाउंड्री की मैथमेटिकली थिकनेस कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी थिकनेस होनी चाहिए। जैसे आप घर बनाते हैं ना, तो दो रूम को सेपरेट करते हैं तो दीवार खड़ा करते हैं, ठीक है, वॉल खड़ा करते हैं, तो बोलते हैं ना 5 इंच का दीवार दो, 10 इंच का दीवार दो, 15 इंच का दीवार दो, बोलते हैं। तो बोला, पूछा क्या कि मैथमेटिकली सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला जो रीजन है जिसे हम बाउंड्री कहते हैं, उसकी थिकनेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप जल्दी से, क्विक फास्ट। मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? शुभम कहां चला गया? शुभम गायब हो गया क्या है? बताओ जल्दी से, जल्दी से, क्विक फास्ट। मैथमेटिकली अगर किसी ने पूछा इस बाउंड्री की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तपेश बताएगा, तपेश बताएगा कि मैथमेटिकली कितनी होनी चाहिए। अगर मैथमेटिकली हम थिकनेस एनालाइज कर लें, सुनना ध्यान से, तो इसका मतलब हमने उसे स्टडी किया है। तो अगर हमने स्टडी किया है तो बाउंड्री क्यों हुआ? वो तो सिस्टम हो गया। जहां पे हम अपना स्टडी फोकस कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम।
अगर आपको बाउंड्री की थिकनेस पता है, अगर आपको बाउंड्री की हाइट पता है, अगर आपको बाउंड्री की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ पता है, तो इसका मतलब आपने उसे स्टडी किया है। तो जब स्टडी किया है तो वो सिस्टम हो गया, ना कि वो आपका ये बाउंड्री रह गया। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो बाउंड्री की कोई थिकनेस नहीं है, मैथमेटिकली बाउंड्री की कोई थिकनेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री जो है वो ये है अपना सिस्टम, ये सराउंडिंग, इसको जो अलग कर रहा है उसे हम कह दिए बाउंड्री, बस यही चीज है। अब पूछा ठीक है सर, तो ये बाउंड्री कितने टाइप्स के हो सकते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाउंड्री? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाउंड्री? टाइप्स ऑफ बाउंड्री, ये बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं सर? तो अगर हम बाउंड्री की बात करेंगे, बताओ जल्दी से, बाउंड्री कितने टाइप के? जल्दी से बताओ, बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाउंड्री? तो बाउंड्री, अविनाश का कहना है 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और कोई कुछ, या सब अविनाश से सहमत हो, या कोई अगर असहमत हो तो अपना आंसर दे सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाउंड्री? बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं? बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं? तो बाउंड्री सामान्यतः 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, बाउंड्री सामान्यतः 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रियल बाउंड्री और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। एक बाउंड्री है रियल और एक है इमेजिनरी। एक है रियल और एक है इमेजिनरी, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। अब जैसे देखो ध्यान से, अगर मान लो सपोज मैं इस अभी बात करूं कि ये बोर्ड जो है ये हमारा सिस्टम है, तो इसके अलावा जो चीजें हैं वो आपका सराउंडिंग है, और इनको जो अलग करेगा वही बाउंड्री है। तो एक बाउंड्री जिसका एग्जिस्टेंस है, नो डाउट। आपको किसी ने कहा कि क्लास नंबर 2 में आपकी क्लास लगेगी, तो क्लास नंबर 2 एक कन्फाइंड रीजन होगा। क्लास नंबर 2 एक कन्फाइंड रीजन होगा जहां आप जाके बैठोगे। क्लियर सी बात है, तो वो है रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री में मतलब आ जाता है वॉल, ठीक है, दीवार की बात करते हैं, या टायर्स की बात करते हैं जिसके अंदर हम हवा भरते हैं। अब तुम गए बाइक में, बोलो कि हवा डाल दो, तो उसको ये नहीं बोलते हो कि यहां पे हवा डालो, उसको पता है कहां डालना है। ऐसा नहीं है कि पंप जो है वो बाहर प्रेस कर देगा। क्लियर सी बात है, तो वहां पे एक डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, जिसे हम कहते हैं रियल बाउंड्री। अब हमने कहा कि मैं इतने दूर की स्टडी करना चाह रहा हूं, ये पोर्शन, मैं इस पोर्शन को स्टडी करना चाह रहा हूं कि इस पोर्शन में जो आपका एयर है, उस एयर की वॉल्यूम कितनी है, उस एयर का मास कितना है, उस एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, उस एयर में ह्यूमिडिटी कितनी है। समझ में आता है कि नहीं? हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस एयर के लिए। तो ये जो पोर्शन है ये मेरा सिस्टम है, समझना ध्यान से। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये मेरा सिस्टम है जहां हम अपना स्टडी फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सब सराउंडिंग है। अब ये जो सिस्टम है और इसके अलावा जो सराउंडिंग है, तो ये लाइन दिख तो नहीं रहा है ना, ये हमने अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बैठा रखा है कि वी आर गोइंग टू फोकस आवर स्टडी ऑन दिस कन्फाइंड रीजन ओनली, सो दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री। तो बाउंड्री 2 टाइप का होता है, एक होता है रियल बाउंड्री और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है, अब रियल बाउंड्री की बात करेंगे तो रियल बाउंड्री भी 2 टाइप का होता है। रियल बाउंड्री भी 2 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड बाउंड्री, एक होता है फिक्स्ड बाउंड्री, और एक होता है मूविंग बाउंड्री या फ्लेक्सिबल बाउंड्री। एक होता है मूविंग बाउंड्री या फ्लेक्सिबल बाउंड्री। जैसे मान लो सपोज एक कमरा है, सुनना ध्यान से, जैसे मान लो कि एक कमरा है, उस कमरे में, उस कमरे का जो मींस अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो 10x10 का एक कमरा है, 10x10 का एक छोटा सा रूम है। 10x10 का रूम कोई बहुत बड़ा रूम तो हो नहीं गया, ठीक है।
अब इसमें हमने अगर 2 बंदे को डाला तो रूम का साइज छोटा होगा या बड़ा? 10x10 का हमने एक रूम कंस्ट्रक्ट कर लिया। सुनना ध्यान से, 10x10 का हमने कोई एक रूम कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब उस रूम में हम बात कर रहे हैं 2 बंदे, 2 पर्सन जो है वो आ गए, तो क्या रूम का साइज छोटा हो जाएगा या रूम का साइज बड़ा हो जाएगा? ना, बाउंड्री एक बार डिफाइंड हो चुका है तो अब वही रहेगा। अब इसमें 2 भर दो, या इसमें आपने 20 बंदे को भेज दिया, या इसमें आपने 200 बंदे को भर दिया, ठीक है, ये बाउंड्री जहां का तहां रहेगा, जहां आपने फिक्स कर दिया है वही रहेगा। क्लियर? सो दैट इज फिक्स्ड बाउंड्री, दैट इज फिक्स्ड बाउंड्री। लेकिन एक होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री, एक होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। अब ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या है कि जैसे जैसे अमाउंट इन या आउट होगा, जैसे जैसे अमाउंट इन या आउट होगा, वैसे वैसे सिस्टम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सुनना ध्यान से, वैसे वैसे सिस्टम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? तो उसे कहते हैं मूविंग बाउंड्री। उसे जैसे बलून, जैसे आप बात करो बलून की, बलून में जब हम हवा इन करते हैं तो बलून का साइज बड़ा होता है, और हवा इन करेंगे तो और बड़ा होगा, और हवा इन करेंगे तो और बड़ा होगा, तो धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाएगा, धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं? धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाएगा। तो यहां पे बाउंड्री जो है वो मूव कर रहा है। अगर आपका सिस्टम बड़ा होते जा रहा है या छोटा होते जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है बाउंड्री भी शिफ्ट होते जा रहा है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मूविंग बाउंड्री। क्लियर? तो मेरे ख्याल से बाउंड्री वाला जो कहानी था वो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाउंड्री अब अपने को कंसेप्ट क्लियर करना है, हमें सेमेस्टर नहीं लिखना है कि हमें डिफिनीशन याद रहना चाहिए। सर डिफिनीशन याद नहीं होता है, क्या करें? मत करो याद। अगर नहीं याद होता है तो मत करो याद। समझना ध्यान से, डिफिनीशन रटना नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ दिमाग में बैठाते जाना है। और मेरा लैंग्वेज, सिंपल सी बात, मैं हर चीज में बोलता हूं आपको। अभी देखो, अभी आपके सामने में मैं हूं, ठीक है, और ये पूछने की हिम्मत कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे अपने आप पे कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो होगा, तब तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। जब आप जनरल साइंस पढ़ा रहा था मैं, तो मैं आपको बार बार कह रहा था कि रटना नहीं इसे। ठीक है ना? सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात ये चीज है कि हमने कहा कि आपको, मैंने पहले बोला था रटना नहीं है। आप जब सीबीटी 1 दे के बैठे तो आपको क्या लगा कि क्वेश्चन नहीं लग रहा है, क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स पूछा है, सर ने कुछ पढ़ाया, एग्जाम में कुछ आया? क्या ऐसा फील हुआ? क्या ऐसा फील हुआ? अभी मैं पब्लिक चैनल प्लेट पर खड़ा होकर पूछ रहा हूं, इसका मतलब मैंने कुछ हिम्मत रखा होगा तभी तो पूछा है आपको ये चीज। मैं जब भी क्लास में खड़ा होता हूं, मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया है, बहुत सारे ऑफलाइन बच्चे हमारे रहे हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट 50,000 प्लस बच्चे होंगे, ठीक है। तो मैं सीधा सा बात है, एग्जाम के बाद पूछता हूं बैच में जाके कि क्या एफएम में क्वेश्चन बाहर से आया था, क्या थर्मल में क्वेश्चन बाहर से आया था, और अगर बाहर से आया था तो आपने नहीं, किसी ने आंसर नहीं दिया होगा उसका। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको रटने पे ध्यान ही नहीं देना है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को सुनो ध्यान से। मैं 2 ही स्लाइड पढ़ाऊं, मैं 3 ही स्लाइड पढ़ाऊं, दैट डजंट मैटर। वो आपके दिमाग में अगर बैठ गया तो मोर देन सफिशिएंट है। मेरा काम हो चुका, मेरा काम हो चुका। ठीक है, अब हमने आपको बताया बड़े प्यार से कि बस कोई डिफिनीशन रटना नहीं है। सिस्टम क्या है, डिफिनीशन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है। आप पढ़ोगे जब लाइन तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? समझिएगा ध्यान से। अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला कि सिस्टम जो है आपको 4 डिफिनीशन देगा लिख के। ठीक है, 1 2 3 4। आप जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही आपको याद आ जाएगा, जैसे ही पढ़ोगे वैसे ही। वो रीजन या वो क्षेत्र या वो मैटर जहां अपना स्टडी फोकस करते हैं, दैट इज नेम्ड एज सिस्टम। External to the system, all the things are known as surrounding, and the separation between system and surrounding is known as boundary। खत्म कहानी। बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं? तो बाउंड्री 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। एक होता है रियल बाउंड्री और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है सर, रियल बाउंड्री कितने टाइप? रियल बाउंड्री क्या होता है? जो फील हो, जो विजिबल हो।
इमेजिनरी हमारा इमेजिनेशन है। रियल बाउंड्री कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड और एक मूविंग बाउंड्री। अगर हम फिक्स्ड बाउंड्री की बात करते हैं कि सर ये फिक्स्ड बाउंड्री क्या होता है, तो फिक्स्ड बाउंड्री ये है कि एक बार जब हमने सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर दिया तो अब सिस्टम का शेप एंड साइज नहीं चेंज होगा, सिस्टम का साइज चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बाउंड्री रिजिड कहलाएगा। अगर सिस्टम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस टाइम में जो बाउंड्री है, इसका मतलब वो बाउंड्री फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। कहानी खत्म। नहीं देखो, इसको अभी नोट्स मत बनाओ, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? आप ध्यान रखना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़े तो आप लिख लो, ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़े तो आप शॉर्ट नोट्स लिखते चले जाना, अदरवाइज 4 बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? सिर्फ पेन रखो जिससे अंडरलाइन करते जाना जब मैं बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेमेस्टर का अप्रोच अलग है और कॉम्पिटिशन का अप्रोच अलग है, ठीक है? सेमेस्टर में मैं भी पढ़ाता हूं, ठीक है, और कंपटीशन में भी मैं पढ़ाता हूं, लेकिन दोनों अप्रोच अलग। सेमेस्टर में बच्चे को लिखना होता है, पैराग्राफ कॉपी भरना होता है, यहां पे कंपटीशन में कॉपी भरने वाली बात नहीं होती है, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा स्लाइड आपका क्लियर हुआ, ठीक है? अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर हम बात करें सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम कहते हैं क्या? यूनिवर्स। ये याद रखिएगा, जब हम आपको एंट्रोपी पढ़ाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना? जब हम आपको एंट्रोपी पढ़ाएंगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यूनिवर्स की कहानी, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन की बात होगी, कहां पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, कहां पे एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे यहां पे। तो इसको अगर हम बॉक्स में यहां पे बंद कर दे, देखो ध्यान से, ये क्या है? तो ये है यूनिवर्स। यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं है, यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं है, यूनिवर्स से बाहर कुछ भी नहीं है। सिस्टम एंड सराउंडिंग पुट टुगेदर, सो दैट इज नोन्ड एज यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम एक साथ रख दें तो उसे हम यूनिवर्स कहेंगे, ठीक है ना? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा उनसे, क्लियर? चलिए, एक चीज आपको बता दूं, ठीक है, बहुत बंदे जो हैं वो यहां पे नए होंगे, जिनको आइडिया नहीं होगा, ठीक है? तो हमने आपके लिए कुछ बैचेस रखे हैं, ठीक है? बड़े आराम सुन लेना, जो बैच ले चुके हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? अब अगर हम बात करें, देखो ध्यान से यहां पे, तो हमने प्रयास बैच एक लॉन्च किया है। वो बच्चे जिसकी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब उनको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं और कुछ नहीं करना है। सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, उनको भी पढ़ना पड़ेगा, जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनको भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों को ही पढ़ना है, ठीक है? तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, वो क्या करें, प्रयास बैच ले लें, क्योंकि उस प्रयास बैच में क्या है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ठीक है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों है, मॉक टेस्ट है, क्लास पीडीएफ आपको मिलेंगे, सारे फैसिलिटी आपको पता है, 24/7 आप देख सकते हैं, क्लियर? अगर मान लो कि आपको आरआरबी जेई की बात करें, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, सीबीटी 1 प्लस, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे जो उनको अभी पता चल गया होगा कि उनका सीबीटी 1 नहीं निकल पा रहा है किसी कारणवश। हमारा नॉन टेक्निकल का कंटेंट जो दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है, वो भी अगर हम अदर जगह से कंपैरिजन करें तो हम कहीं भी 19 नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बच्चों का कहना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये स्टूडेंट्स का कहना है। हमारे पास में जो भी टीचर हैं, वो टीचर्स जो हैं वो हमारे साथ में भावनाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, इस कारण से वो आपके साथ में है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल वही करवाया जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 का ये टारगेट बैच है जो 1 साल के लिए है, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहेंगे तो वो 2 साल के लिए है, ठीक है। फाउंडेशन बैच बेसिकली हम लोग उनको प्रेफर करते हैं
जो अभी डिप्लोमा गोइंग है या फिर कॉलेज गोइंग बीटेक कर रहे हैं, उनको आराम से स्लो मोड में प्रिपरेशन करना है। जो बंदे बीटेक कर चुके हैं या डिप्लोमा करके डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सीधा सा मतलब टारगेट बैच पे जाओ। ठीक है, एकदम फिक्स रखो कि हमें करना है को जॉब। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे, एक लाइफ टाइम वैलिडिटी बैच है जो है आपका 1999 रुपए का। इसी तरीके से आपके लिए जो बैचेस चल रहे हैं वो एक टारगेट सीबीटी 2 बैच जो अभी एग्जाम है उसके लिए है, 699 का बैच है। ठीक है, एक उड़ान बैच है आपके साथ में। तो बैचेस बहुत सारे हैं, बैचेस में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बैचेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है ना, नंबर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख दूं 7014639318। ठीक है ना, 39318। तो आप इस नंबर पे कॉल करके विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पे अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, जहां से एग्जाम्पल से आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के प्रकार। टाइप्स ऑफ सिस्टम, बड़े आराम समझिएगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अपना दिमाग मत लगाना, जो मैं समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना, और उसके बाद कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो विचारधाराओं में तो पूछना जरूर उसके बाद। ठीक है, सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन ये है। ये है आपका सिस्टम, ठीक है, ये है आपका मास, ये है एनर्जी, ये है एनर्जी। और यहां पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। यहां पे हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। ठीक है, बड़े आराम से समझिएगा इसको। सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम सामान्यतः कितने टाइप्स के होते हैं, किसी ने आपसे यह पूछा, तो सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। सिस्टम जो होते हैं वो सामान्यतः 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका ओपन सिस्टम, एक होता है आपका ओपन सिस्टम, ठीक है, एक होता है आपका क्लोज सिस्टम, और एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। एक होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। अगर आप बुक्स लगाते होंगे ऑब्जेक्टिव का, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का नहीं होता है। एनर्जी का होता है, मास का नहीं होता है। दोनों का होता है, दोनों का नहीं होता है। ये क्वेश्चंस तो फेमस क्वेश्चन है जो कि आपके लिए ओपन में भी पूछेगा, क्लोज्ड। चलो देखो यहां पे, तो ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम से दिखेगा। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बात है कि आंसर पता होगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे घूमेंगे हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ओपन, अब लाइन नहीं लिखेंगे यहां पे, फिर तो मैं बोल रहा हूं लाइन नहीं लिखेंगे। ओपन सिस्टम में मास का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। नाम ही है इसका ओपन, खुला हुआ, आओ जाओ, जैसे यूट्यूब। ठीक है ना, अब जैसे कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे टिके हुए हैं कि सर हम लास्ट तक देखेंगे। याद हो जब मैराथन हमने लिया था तो हमारे पास में लगभग 50 बच्चे रात तक, शाम से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक बने हुए थे हमारे साथ में। ठीक है, कुछ बच्चे क्या थे, आते थे जाते थे। ठीक है, तो आना जाना जहां लगा हुआ हो उसे हम कहते हैं ओपन, ओपन सिस्टम। क्लियर सी बात है, तो दैट इज ओपन सिस्टम। क्लियर, जिसमें मास इन भी हो सकता है, मास आउट भी हो सकता है, एनर्जी इन भी हो सकता है, एनर्जी आउट भी हो सकता है।
जिसमें मास और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान चले, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। एक होता है क्लोज सिस्टम। जैसे मान लो ओपन सिस्टम का एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो कोई भी आप एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो सपोज ये बॉटल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसका ढक्कन खुला हुआ है। इस पानी को थोड़ी थोड़ी देर पे मैं पी रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो पानी जो है वो इस बॉटल से कम होते जा रहा है लगातार। फिर मैंने बोला अपने सबऑर्डिनेट को कि भाई बॉटल में भर देना, ठीक है। तो अब उसने इसमें पानी फिल किया, तो इसमें मास इन भी हो रहा है, इससे मास आउट भी हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। हमने क्या किया, एक बॉटल पानी लिया, ठीक है, चिल्ड वाटर था या फिर नॉर्मल वाटर था मान लो सपोज, या फिर गर्म पानी था, अभी तो ठंडी का टाइम है। मान लो हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिया इसमें, या 25 डिग्री सेल्सियस पे, और इस पानी को मैंने यहां लाके रख दिया। तो कुछ टाइम के बाद ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। समझना ध्यान से, कुछ टाइम के बाद ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको कंज्यूम नहीं किया, मैंने इसको पिया नहीं। तो अगर इसमें यहां तक पानी भरा हुआ था तो पानी यहीं तक रहेगा, तो मास में कमी नहीं आई। सुनना ध्यान से, अगर सिस्टम से मास बाहर नहीं जा रहा है लेकिन एनर्जी इसके वॉल से बाहर जा रहा है, सुनना ध्यान से, इसके वॉल से बाहर एनर्जी जा रहा है या इसके वॉल को क्रॉस करके एनर्जी अंदर आ रहा है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का लेन देन हो रहा है, एनर्जी का लेन देन हो रहा है। मास का इंटरेक्शन नहीं, लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन हां। तो दैट इज नेम्ड एज क्लोज सिस्टम। और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना तो मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, नाइदर मास नॉर एनर्जी। जैसे थर्मोफ्लास्क, थर्मस यूज करते हैं ना, मिल्टन का, सेलो का यूज करते हैं ना, तो वो सब जो है वो सब एग्जांपल्स के, उसमें गर्म पानी भर देते हैं, ठीक है, या मान लो हॉट कॉफी फिल कर दिए और उसको हम लोग 2 घंटे 3 घंटे तक कंज्यूम करते हैं और उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मान लो हम कंज्यूम ना करें, टाइट करके रख दें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना तो मास बाहर जा रहा है ना एनर्जी बाहर जा रहा है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो पहला तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। और अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो नाइदर मास नॉर एनर्जी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। क्लियर सी बात है? यहां तक कोई डाउट तो पूछिए प्लीज, यहां तक अगर कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब मुझे यह बताइए कि आइसोलेटेड सिस्टम का कोई परफेक्ट एग्जांपल आपको पता है? आइसोलेटेड सिस्टम का कोई परफेक्ट एग्जांपल आपको पता है? बताइए जल्दी से। थर्मोफ्लास्क, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मान लो थर्मोफ्लास्क में हमने पानी भर के रख दिया, तो क्या वो 24 आवर्स तक गर्म रहेगा? क्या 24 आवर्स तक वो गर्म रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं संभव है। 24 आवर्स तक तो वो गर्म रहेगा नहीं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, उसके बाद क्या वो अचानक से ठंडा हो जाएगा? अचानक से नहीं, अब मुझे मेरा मन कर रहा है मैं ठंडा हो जाऊं, तो ऐसी तो बात है नहीं। समझ में बात आएगी नहीं? तो सिंपल सी बात है, समझना ध्यान से, कि अचानक से वो ठंडा नहीं हुआ, वो मींस फर्स्ट सेकंड से जब आपने पानी भरा बॉटल में,
तभी से वो हीट लॉस स्टार्ट कर चुका था, लेकिन हीट लॉस जो था वो बहुत स्लो रेट से था। हीट लॉस जो था वो बहुत स्लो रेट से था, जिसे हमने कंसीडर नहीं किया था। लेकिन अगर हम आपसे यूनिवर्स की बात करें, मान लो सपोज ये है आपका यूनिवर्स, तो ये है सिस्टम और ये है सराउंडिंग, ठीक है ना। तो अगर सिस्टम हीट लेना चाहेगा तो किससे ले सकता है? अगर सिस्टम हीट लेना चाहे, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, अगर सिस्टम हीट लेना चाहेगा तो सराउंडिंग से लेगा और सराउंडिंग को देगा। लेन देन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगी। लेकिन जब यूनिवर्स ही सिस्टम है तो अब यूनिवर्स के बाहर तो कोई है नहीं, तो अगर यूनिवर्स को देना हो तो किसको देगा? अगर यूनिवर्स को देना हो तो किसे देगा? ये तो बात हो गई वर्ल्ड बैंक को कर्जा लेना है। वर्ल्ड बैंक को कर्जा लेना है तो किससे लेगा? सबसे ज्यादा किसके पास? वर्ल्ड बैंक के पास। अब बोलो वर्ल्ड बैंक को कर्जा लेना हो तो किससे लेगा? तो बोला कि सर आपसे ले लेगा कर्जा। तो ऑब्वियस सी बात, वर्ल्ड बैंक को अगर कर्जा लेना होगा तो वर्ल्ड बैंक तो किसी से नहीं ले सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा किसी के पास है ही नहीं। समझ में आया बात कि नहीं? अब किसी को कहा को मुकेश अंबानी के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहते होंगे, उसको आसपास के लोगों से कर्जा चाहिए, किससे लेगा? कोई नहीं है उसके बराबर का, अंबानी से लेगा नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारे पास से ले सकता है। चलो देखो अब यहां पे तो यूनिवर्स के बाहर कोई नहीं खड़ा है, तो यूनिवर्स ना तो किसी से हीट ले सकता है, एनर्जी ले सकता है, ना किसी को एनर्जी दे सकता है। तो यूनिवर्स जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है। यूनिवर्स इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। लिख दो यहां पे यूनिवर्स। यूनिवर्स, ठीक है। थर्मोफ्लास्क भी होता है, ध्यान रखिएगा। थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क। अच्छा ब्लैक रॉक, मुझे नहीं आइडिया इतना, ठीक है। मुझे इतना, मैं तो एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। तुम लोग अब सीरियसली ले लो तो बात अलग है। मुझे नहीं पता है कौन सबसे अमीर, उससे गरीब कौन, उससे गरीब कौन, मुझे नहीं पता है। मुझे अपना ही बैंक बैलेंस खाली पता है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब चलो देखो ध्यान से, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, अगर हम फ्रिज की बात करें, तो फ्रिज क्या है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम? रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं। देखो मैंने पहले कहा कि अगर मास और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान हो सके तो उसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। मास बाहर ना आ सके तो उसे कहेंगे हम क्लोज सिस्टम। और ना तो मास ना तो एनर्जी कोई भी इंटरेक्ट नहीं हो पाए तो उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आपको क्या कहेंगे, ओपन, क्लोज या आइसोलेटेड? अब मान लो मेरे क्लास में कोई बच्चा बैठा, ठीक है, और बैठा 2 घंटे का क्लास किया और चला गया क्लास से, ठीक है। ना तो उसने कुछ सीखा क्लास में और ना उसने कुछ खोया, ठीक है। ना तो कुछ अंदर गया दिमाग के, ना दिमाग से बाहर निकला। तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो हम बच्चे को अक्सर बोलते हैं आइसोलेटेड हो क्या। वैसे मेरे कहने का मतलब आइसोलेटेड नहीं होता है। टीचर्स अक्सर बच्चों को नहीं कहते हैं, छोटे बच्चों को, 4 पैर वाला जानवर जिसके सर पे सिंग नहीं होता है, क्या कहते हैं उसे? 4 पैर का जानवर है, बोझ उठाने काम करता है, सिंग नहीं होता उसके सर पे, ठीक है। तो कहते हैं ना अक्सर कि वो हो क्या, तो बस वही कहना होता है तो हम आइसोलेटेड बोल देते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड हो जाता है, ध्यान रखना। रेफ्रिजरेटर की बात जब करते हैं तो रेफ्रिजरेटर में हम सामान रख भी सकते हैं और सामान निकाल भी सकते हैं, ये सुनो। रेफ्रिजरेटर में हम मास इन भी करवा सकते हैं, मास आउट भी करवा सकते हैं, हाँ या ना? अरे मैं नहीं कहता हूं वो सब गंदी गंदी बातें मैं नहीं लेता हूं नाम। मैं आइसोलेटेड बोलता हूं अपने स्टूडेंट को। आइसोलेटेड बोलूं तो तुम खुद समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूं। इसी कारण से मेरे क्लास में तो आइसोलेटेड बनना ही नहीं है, ठीक है। डेली जब भी क्लास में आओ तो कुछ ना कुछ सीख के जाना है,
ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। देखो, रेफ्रिजरेटर मैकेनिकल के हिसाब से अलग होता है, इलेक्ट्रिकल सिविल वालों के लिए अलग होता है। दोनों के लिए रेफ्रिजरेटर एक ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों से पूछो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वो जिसमें मिठाई को ठंडा करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा करने का काम करता है, रखते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स को रखते हैं, उसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। पूछना किसी अपने दोस्त से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से पूछना, फ्रिज किसे कहते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं ना, उसे फ्रिज कहते हैं। ठीक है, अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो फ्रिज जो है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है। अब देखो ध्यान से, फ्रिज में क्या होता है, इवेपोरेटर होता है। हम कंटेनर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कंटेनर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रिज के कंपोनेंट्स की। तो फ्रिज में होता है एक इवेपोरेटर। देखो, रेफ्रिजरेंट इन करता है इवेपोरेटर में, रेफ्रिजरेंट आउट होता है इवेपोरेटर से। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट इन किया, रेफ्रिजरेंट आउट हुआ। तो इवेपोरेटर कैसा सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड? यह है इवेपोरेटर। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे, जब पढ़ाएंगे आरएसी तो बताएंगे डिटेल में, सबका वर्किंग अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, सबका वर्किंग अलग अलग एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी फिलहाल जो बोल रहा हूं वो सुनो और उसके हिसाब से आंसर दो। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट इन हुआ, रेफ्रिजरेंट आउट हुआ। तो रेफ्रिजरेंट मास हुआ ना, तो मास इन मास आउट। कैसा सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड? ओपन सिस्टम। तो क्या मैं यहां इवेपोरेटर लिख दूं ओपन सिस्टम में? क्या मैं यहां इवेपोरेटर लिख दूं? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो लिख दिया। ठीक है, इवेपोरेटर से निकलने के बाद यह जाता है कॉम्प्रेसर में। क्या करता है कॉम्प्रेसर में जाके, बाद की बात है, सीधा सा जानो, सिर्फ और सिर्फ कहां जाता है, कॉम्प्रेसर में। अब कॉम्प्रेसर में रेफ्रिजरेंट इन हुआ, कॉम्प्रेसर से रेफ्रिजरेंट आउट हुआ। कॉम्प्रेसर में जाता है, फिर जो भी काम होना है वो होता है, और फिर कॉम्प्रेसर से बाहर आता है। तो कॉम्प्रेसर कैसा सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड? ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड? कॉम्प्रेसर कैसा सिस्टम, मास इन मास आउट। तो ऑब्वियस सी बात है ओपन सिस्टम हुआ। तो यहां पर लिख दो कॉम्प्रेसर, यहां पे लिख दो आप कॉम्प्रेसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जाता है ये कंडेंसर में। कहां जाता है, कंडेंसर में। तो कंडेंसर में इन, कंडेंसर से आउट। तो कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट गया भी, कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट बाहर भी आया। ठीक है ना? तो कंडेंसर में इन, कंडेंसर से आउट। तो कंडेंसर कैसा सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड? तो ऑब्वियस सी बात है ओपन सिस्टम। जहां मास इन आउट हो रहा है वो सब ओपन सिस्टम है। तो ये हो गया कंडेंसर, कंडेंसर। ठीक है, इसके बाद फिर ये जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। फिर ये जाता है एक्सपेंशन वाल्व में। तो एक्सपेंशन वाल्व में इन, एक्सपेंशन वाल्व से आउट। तो ये कैसा सिस्टम, सर ये भी ओपन सिस्टम। इस पूरे को अगर हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रिज। इस पूरे को अगर हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं फ्रिज। क्या इस पूरे सिस्टम से, अगर इसको एक सिस्टम माने, तो क्या रेफ्रिजरेंट इससे बाहर आया? अगर इस पूरे को मैं एक सिस्टम मान लूं तो क्या रेफ्रिजरेंट इससे बाहर आया? क्या रेफ्रिजरेंट इससे बाहर आ रहा है? बताइए जल्दी से, क्या रेफ्रिजरेंट इससे बाहर आ रहा है? नहीं, इससे इसमें गया, इससे इसमें, इससे इसमें। तुम घर में कितने भी गुलाटी मार लो, घर से बाहर नहीं गए। तुम घर में कितने भी गुलाटी मार लो, तुम्हारे पास 2 रूम का कमरा है, एक हॉल है, तुम उसमें घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते, उससे बाहर नहीं निकले हो। समझ में बात आएगी नहीं? सिंपल सी बात जानो, तो ये घूमा तो बहुत, लेकिन इस पूरे से बाहर नहीं आया। तो आज के बाद ध्यान रखना, जहां मिठाइयां रखते हैं वो फ्रिज नहीं है। फ्रिज उसके पीछे का पोर्शन है जो कि रेफ्रिजरेटर को सपोर्ट करता है कूल करने में। समझ में आता है कि नहीं? तो अगर आज के बाद कोई पूछे रेफ्रिजरेटर कैसा डिवाइस, तो क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम है। रेफ्रिजरेटर
ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर इज अ क्लोज सिस्टम। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो क्लोज सिस्टम होता है। कहीं कंफ्यूज करोगे क्या इस चीज को लेके? क्या इस बातों को लेके, ये जो मैंने बताया है आपको, इसको लेके कहीं कहीं कंफ्यूजन पालोगे? नहीं पालना है। अब इस पे अगर कंफ्यूजन पालोगे तो ये मुझे बुरा लगेगा। ठीक है। इसी तरीके ये पढ़ेंगे कब? रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेशन पढ़ाएंगे आपको, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। एक सब्जेक्ट और पढ़ाऊंगा मैं आपको, पावर प्लांट। क्या पढ़ाऊंगा? पावर प्लांट। उसमें आपको पढ़ना है स्टीम पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट। अब हम इसकी बात करते हैं, थोड़ा बहुत झलक दिखाते हैं। ठीक है। जैसे मान लो सपोज मेरे पास में बॉयलर है। ठीक है। बॉयलर में पानी फीड हमने कर दिया। अब कोई पूछ देगा सर कितने टाइप्स के बॉयलर होते हैं, तो बोले सब यही पढ़ा देंगे तो फिर पावर प्लांट में क्या पढ़ाएंगे? ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर होता है। ठीक है। उसी में आता है लो प्रेशर, हाई प्रेशर बॉयलर। ठीक है। लो जनरेशन कैपेसिटी, तो वो सब अलग बातें करेंगे फिर से। ठीक है। बॉयलर में हमने पानी भर दिया। अब बॉयलर में हमने पानी भरा, उस पानी को हमने स्टीम बनाया। अब इसके बाद की कहानी शुरू हो रही है। बॉयलर में पानी भरने तक कोई कहानी ही नहीं चल रही है। ठीक है। पानी भरने के बाद कहानी अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर? सुनना ध्यान से। तो जब बॉयलर स्टीम बनाया तो अब वो स्टीम बाहर निकलेगा। तो क्या बॉयलर से मास बाहर निकल रहा है? क्या इस बॉयलर से मास बाहर निकल रहा है? हाँ या ना? बोला हाँ सर निकल रहा है ना, बॉयलर से मास बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब बॉयलर कैसा सिस्टम? ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड? बॉयलर कैसा सिस्टम? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम? जल्दी बताओ। बॉयलर इज ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड? बॉयलर में हमने पानी को गर्म किया और उसके बाद स्टीम को निकाला। क्यों निकाला स्टीम को? नहाने के लिए? हाँ, स्टीम बाथ लेने के लिए। ओपन सिस्टम, बिल्कुल सही जवाब। तो यहां लिख दे बॉयलर। एक बार लाइन खींच देते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे फिर। ठीक है ना। एक बार यहां पे हम सेपरेशन लाइन खींच देते हैं। क्योंकि पीडीएफ जब आए तो थोड़ा अच्छे से आए ना। चलो, तो यहां पे मैं लिखता हूं बॉयलर। यहां पे मैं लिखता हूं बॉयलर। ठीक है। अब बॉयलर के बाद ये जाता है टरबाइन में। ठीक है। ये जाता है टरबाइन में, जहां पे टरबाइन को ये टक्कर मारता है, टरबाइन घूमना स्टार्ट करता है। मैकेनिकल जो जो एफएम पढ़े होंगे उनको थोड़ा बहुत कोरिलेट होगा। वहां पे पानी टक्कर मार रहा था, यहां पे स्टीम टक्कर मारता है। ठीक है। जिससे क्या हुआ, ये आपका घूमना स्टार्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी मिली और वो जनरेटर को दे दिया, जनरेटर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो टरबाइन में इन, टरबाइन से आउट। ठीक है। तो टरबाइन में स्टीम इन भी किया, टरबाइन से स्टीम आउट भी हुआ। तो टरबाइन कैसा सिस्टम? ओपन सिस्टम। टरबाइन हो गया आपका ओपन सिस्टम। फिर ये जाता है कंडेंसर में। क्यों जाता है मत पूछना, पाप चढ़ेगा। भी पूछना जरूर, लेकिन पावर प्लांट में ध्यान रखना, अभी मत पूछ देना। कंडेंसर तो अभी पहले लिख दिए हम कि ओपन सिस्टम। कंडेंसर के बाद ये जाता है पंप में। अब पंप क्या करता है, इसको भेज देता है बॉयलर में। पंप भेज देता है इसको बॉयलर में। तो पंप में इन, पंप से आउट, पंप में इन, पंप से आउट। ठीक है। तो पंप कैसा सिस्टम हो जाएगा? पंप हो जाएगा आपका ओपन सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन क्या इस पूरे सर्कल से कहीं बाहर आया क्या? इस पूरे साइकिल से कहीं स्टीम बाहर आ रहा है क्या, या पानी? नहीं ना, वो लोग सर हल्का हल्का लीक करते रहता है। ठीक है। इस पूरे सिस्टम से कहीं बाहर नहीं आया है, यही सर्कुलेशन लगातार चलते रहता है, यही सर्कुलेशन लगातार चलते रहता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्लोज सिस्टम। ये हो जाएगा आपका क्लोज सिस्टम।
ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहां पे, तो ये आपका लगातार साइकिल घूमते रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉयलर, ये आपका टर्ब, तो ये हो गया आपका स्टीम पावर प्लांट दैट इज क्लोज्ड। तो ये हो गया आपका स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट, ठीक है ना, दैट इज स्टीम पावर प्लांट। ऐसे ऐसे गैस पावर प्लांट भी हैं, बिल्कुल। गैस पावर प्लांट जब बताएंगे तो बताएंगे क्लोज साइकिल गैस पावर प्लांट, ओपन साइकिल गैस पावर प्लांट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हम आगे भी बताते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बंदे बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, पूछेंगे सर प्रेशर कुकर किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब लॉजिकल बातें हमने करवा दिया पूरा, फिर पूछेंगे आईसी इंजन किसका एग्जाम्पल है सर, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। बहुत सारे बुक्स जब देखोगे तो उसमें पूछा गया है प्रेशर कुकर इज द एग्जाम्पल ऑफ, बताओ दिमाग लगा के बताना कि प्रेशर कुकर किसका एग्जाम्पल होगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। प्रेशर कुकर इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। प्रेशर कुकर इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम, या आइसोलेटेड सिस्टम किसकी एग्जाम्पल है। प्रेशर कुकर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड, ओपन, क्लोज्ड या आइसोलेटेड, क्लोज सिस्टम का, ठीक है ना। अब कोई पूछ दे प्रेशर कुकर विथ वेसल, प्रेशर कुकर विथ वेसल इज द एग्जाम्पल ऑफ। प्रेशर कुकर विथ वेसल का मतलब होता है कि जब वेसल दे रहा है, जब वेसलिंग हो रही है उस टाइम की बात कर रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मींस अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। हाँ, प्रेशर कुकर है तो वेसल के साथ ही होगा ना। प्रेशर कुकर विथ वेसल का मतलब होता है कि प्रेशर कुकर इज वेसलिंग, ठीक है, सीटी दे रही है वहां पे, तो उस टाइम में वो हो जाएगा आपका ओपन सिस्टम। समझ पाता है कि नहीं। अगर पूछेगा प्रेशर कुकर इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो आप बड़े आराम से टिक करना क्या, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। लेकिन प्रेशर कुकर विथ वेसल अगर कोई पूछ दे तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ओपन सिस्टम का। प्रेशर कुकर विथ वेसल इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। क्लियर कहानी, हाँ या ना, अरे बताओ जल्दी से, हाँ या ना, ठीक है ना। अगर कोई पूछ दे आईसी इंजन, तो आईसी इंजन में अगर हम बात करेंगे, अगर मान लो 4 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं, सामान्यतः हम उसी की बात करते हैं, वैसे आपको हम पढ़ाएंगे 2 स्ट्रोक भी और 4 स्ट्रोक भी, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत अल्प समय के लिए इनलेट वाल्व या ओपन वाल्व खुलता है। ड्यूरिंग सक्शन इनलेट वाल्व खुलता है, ड्यूरिंग एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। सक्शन के दौरान इनलेट वाल्व खुलेगा, एग्जॉस्ट के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, ठीक है। लेकिन जो पावर स्ट्रोक होता है जिसमें आपको पावर मिलता है वो मेन स्ट्रोक काउंट होता है। जो पावर स्ट्रोक है वो मेन स्ट्रोक है आईसी इंजन का। तो अगर कोई पूछ दे आईसी इंजन तो आप बोलिएगा क्लोज सिस्टम। आईसी इंजन विथ वाल्व दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ये सब लॉजिकल बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आईसी इंजन विथ वाल्व, ठीक है, आईसी इंजन विथ वाल्व। अगर आईसी इंजन में वाल्व खुला हुआ है, विथ वाल्व का मतलब यही हुआ कि वाल्व मैकेनिज्म जो है वो ओपन है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसकी, आईसी इंजन की, तो इसका मतलब हम तब बात कर रहे हैं जब दोनों वाल्व बंद है, तो उस दौरान कोई इनलेट या आउटलेट नहीं होता है, कोई इनटेक या एग्जॉस्ट नहीं होता है। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। कंसेप्ट क्लियर या कोई डाउट, जल्दी से बताइए प्लीज, बताओ जल्दी से, प्लीज रिपीट सर, ठीक है। अगर मान लो सिंपल सी बात है कि मैंने बोला कि प्रेशर कुकर की एग्जांपल ले रहे हैं, तो प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में हम क्या बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, चावल डाला, पानी डाला, बंद कर दिया, ठीक है। अब सब कुछ अंदर ट्रैप्ड होता है, अंदर पैक्ड रहता है, ठीक है ना।
जब वेसल देता है तो स्टीम के फॉर्म में कुछ वाटर पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं स्टीम के फॉर्म में। अब बोलना सर मेरे प्रेशर कुकर से तो साइड साइड से भी निकलते रहता है, तो प्रेशर कुकर खराब है। ठीक है, सिंपल सी बात जानना, प्रेशर कुकर से क्या होता है, जब वेसल देता है तो कुछ स्टीम्स बाहर निकलते हैं, तो उस टाइम में उसे हम मतलब कितने सेकंड तक देता होगा, 30 सेकंड तक, 10 15 20 25 30, ऐसा नहीं ना कि 5 मिनट तक सीटी दे रहा है। ठीक है, तो बहुत अल्प समय के लिए उसे हम मानते हैं कौन सा सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सॉरी ओपन सिस्टम, अदरवाइज दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। समझ में आया बात? तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम की कहानी। आपसे पूछेगा क्या कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, पहला चीज, दूसरा ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये सिस्टम के प्रकार हमने डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, हेडिंग डाले, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? ठीक है, सिस्टम की प्रॉपर्टी से सर आपका मतलब क्या है? तो ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक, वो सारी विशेषताएं जिसे हम किसी ना किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड क्या? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्लियर हुआ पहला लाइन? कोई पूछ दे कि नहीं, जैसे देखो दो चीजें होती हैं, एक एग्जाम में, तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, क्योंकि उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यूज के लिए बैठोगे किसी एग्जाम में, मान लो सपोज किसी एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू है, कोई इंटरेक्शन है, तो दे कैन आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपको उस हिसाब से, दोनों हिसाब से मैं बता रहा हूं। अगर कोई पूछ दे प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बता सकते हैं ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम आर नेम्ड एज प्रॉपर्टी। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टी सामान्यतः दो टाइप के होते हैं। हम अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टी सामान्यतः दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? आप लिख सकते हैं पहले यहां पे ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक of system are called property, are called property। ठीक है ना? all measurable characteristic of the system are called property। प्रॉपर्टी दो टाइप के होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। प्रॉपर्टी दो टाइप के होते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है एक्सटेंसिव। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट। किस पे? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट किस पे? तो मास पे या क्वांटिटी पे या स्पेस पे। समझ में आया बात? मास पे। बेसिक डिफिनेशन हम लोग यही याद रखते हैं, द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंडेंट ऑन द मास आर कॉल्ड एक्सटेंसिव, अदरवाइज प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव। सामान्य डिफिनेशन जब हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो मास के साथ ही कोरिलेट करते हैं, लेकिन सिर्फ मास के साथ ही कोरिलेट नहीं है, ये
मास के साथ है, स्पेस के साथ है, क्वांटिटी के साथ है, इन सब चीजों के साथ है। जैसे इस पानी की डेंसिटी कितनी होगी, इस पानी की डेंसिटी कितनी है, बताओ जल्दी से। अगर एक नॉर्मल वाटर है जो कि हम कंज्यूम करते हैं तो इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है, बताओ जल्दी से। इतना टाइम सारा एफएम कहां कुर्बान कर दिए। इस वाटर की डेंसिटी कितनी है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस वाटर, जल्दी बताओ। 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा इस ढक्कन में निकाल लिया, इस कवर में निकाल दिया। अब इस पानी की डेंसिटी कितनी है, इस पानी की डेंसिटी कितनी है, इसे मैं हाथ पे ले लेता हूं, ठंड का टाइम में फिर भी ले लिया। लो अब बताओ इस पानी की डेंसिटी कितनी है, इस पानी की डेंसिटी भी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब हम इस पानी की बात करें या इस पानी की बात करें, दोनों का क्वांटिटी सेम है क्या, दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन प्रॉपर डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी सेम है। तो डेंसिटी इज इंटेंसिव, डेंसिटी इज इंटेंसिव। क्या दोनों का मास सेम है, क्या दोनों का वॉल्यूम सेम है, जितना वॉल्यूम ये उतना ही वॉल्यूम ये, नो, ऑब्वियसली बात है। तो कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है और कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है या मास पे डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव। वो प्रॉपर्टी जो मास से या क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है उसे हम कहते हैं इंटेंसिव। ठीक है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ठीक है, या प्रॉपर्टी क्यों लिखना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास लिख दो, सीधा लिख दो ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास। इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, और क्वांटिटी भी लिख दो, और क्वांटिटी। ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास और क्वांटिटी, डिपेंडेंट ऑन मास और क्वांटिटी। ये मास या क्वांटिटी पे निर्भर करेगा, ये मास या क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे अगर हम बात करें यहां पे तो प्रेशर, डेंसिटी, और भी लिखेंगे धीरे धीरे करके, अभी फिलहाल ईटीसी से काम चला ले। यहां पे क्या हो गया, मास, यहां पे क्या हो गया, वॉल्यूम, यहां पे ईटीसी से काम चला लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, बहुत सारे एक्सटेंसिव, बहुत सारे इंटेंसिव। आपसे क्वेश्चंस इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे भी पूछता है कि अमॉन्ग दीज विच इज नॉट इंटेंसिव, या विच इज इंटेंसिव, या विच आर एक्सटेंसिव। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे भी हम, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हम आपको दिखाएंगे भी। जैसे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट होंगे ना, जैसे 10 15 20 क्वेश्चंस हम, ठीक है, ये कर सके, मींस गैदर्ड कर सके, तो वो क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे भी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो अब देखो ध्यान से, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ और विशेषताएं जानते हैं। जैसे मान लो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर है, समझना ध्यान से। इसमें हमने प्रॉपर्टी को बंद किया और इसके बाद इसी कंटेनर को हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कोई जरूरी नहीं है कि दो इक्वल पार्ट हो, ठीक है,
सबसे पहले देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं मास, हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम, हम बात कर रहे हैं प्रेशर, हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर। इस कमरे में मास कितना था m, वॉल्यूम कितना था v, प्रेशर कितना था p और टेम्परेचर कितना था t। मोटिवेशन एंड फनी शॉर्ट्स वीडियो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, हम आपको पूरा नंबर का ब्यौरा दे देंगे, ठीक है ना। हमारे पास में है लगभग 50-60 हजार बंदों का डेटा, उससे ज्यादा का ही होगा, तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, इतना परेशान क्यों होना, क्योंकि यहां पे तो बच्चे भी कम है, तो आपको कम ही डेटा मिल पाएगा। क्या होगा, अविनाश डज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास होगा सर एक्सटेंसिव में। क्या हो गया है तुम्हें, हाँ इतने बड़े हो गए हो, हमें तो लगा अभी छोटे बच्चे हो तुम लोग। जब मैंने लिख दिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास और डिपेंडेंट ऑन मास और क्वांटिटी, तो अब इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता है ना, इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता है ना, क्या हो सकता है। ठीक है, क्लास के बाद कॉल कर लीजिए, ठीक है। चलो समझना इस बात को, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है। आपके दिमाग में जो है उस कचरे को निकालो और जो नई ज्ञान आ रही है उसको भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि अगर मान लो इसमें कंट्रोवर्सी हुआ तो गड़बड़ में फंस जाओगे फिर। अब देखो हम नए कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, मास, इसमें एम मास था, तो अब जब हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया तो मास बटेगा या नहीं बटेगा, मास बटेगा या नहीं, जल्दी बताओ, मास डिवाइड होगा या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, हो जाएगा। मान लो इस कमरे में 20 बंदे बैठे हुए हैं, हमने कमरे में पार्टीशन डाल दिया, तो हो सकता है कि 8 बंदे इधर हो जाए, 12 बंदे इधर हो जाए, ठीक है। तो मास तो बटेगा ही बटेगा, तो यहां पे मास हो गया m1 या यहां मास हो गया आपका m2। अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी बट जाएगा। अगर मान लो ये 10 लीटर का कंटेनर था, तो अब ये हो सकता है 6 लीटर, 4 लीटर का हो और ये 6 लीटर का हो, ठीक है। तो ये हो गया V1 और ये हो गया V2। तो जो प्रॉपर्टी बट गई उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव, ठीक है। अगर मान लो हम प्रेशर की बात करेंगे, तो अगर इस कमरे का प्रेशर P है, 1 atm है, तो अगर इस कमरे को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तब भी प्रेशर P ही तो रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्रेशर P, ये प्रेशर P। अगर इस कमरे का टेम्परेचर T है, इसे हम दो पार्ट में बांट दें तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई टेम्परेचर जो है वो अलग अलग हो जाएगा। टेम्परेचर क्या रहेगा T, टेम्परेचर क्या रहेगा T, तो इसे हम कहेंगे इंटेंसिव। वाइस वर्सा चलें, वाइस वर्सा। अगर मान लो मैंने इसे हटा दिया, अगर मान लो सपोज इस पार्टीशन को मैंने साइड कर दिया, निकाल दिया, इस पार्टीशन को मैंने साइड कर दिया, तो ये क्या होगा m1 प्लस m2, ये जुड़ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, लेकिन ये 2p नहीं हो जाएगा, ये p ही रहेगा। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो ऐड हो जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो ऐड नहीं होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एडिटिव इन नेचर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो एडिटिव प्रवृत्ति का होता है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव,
ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव होती है, लेकिन बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट एडिटिव। ठीक है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो वो प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होगी। समझ में आया बात कि नहीं? तो प्रॉपर्टीज पे कुछ हम और भी डिस्कशन करेंगे। अब बच्चे लगता है थक चुके हैं, लगता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे गायब हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम करेंगे। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीरोथ लॉ के बाद। जीरोथ लॉ पढ़ने के बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव, भले कम ही सॉल्व करें, 5 7 10 15 20, ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको दिखाएंगे कि ये टॉपिक्स हमने पढ़ा है और इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्लास में थोड़ा सा कंसस रहिए। क्लास ऑलमोस्ट ऑल रेगुलर आने की कोशिश कीजिए, वो यूट्यूब पे हो, वो ऐप पे हो। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बैचेस आपको ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, जो हैं ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी इनरोल्ड, उनके पास में सारे मैसेज आते जाएंगे। लेकिन अब आपको सीबीटी 2 के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। सीबीटी 2 के लिए आपके पास में लिमिटेड टाइम्स होंगे, लिमिटेड टाइम रहेगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए बिल्कुल। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हम मुझसे, हमारी टीम से कभी भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मिलेंगे आपसे कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।